साथियों, आप सभी को नमस्कार। हम 70 बीपीएससी मेंस की क्लासेस पढ़ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम जीएस पेपर 2 के इकोनॉमिक सेक्शन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक होगा मेक इन इंडिया पहल। मेक इन इंडिया पहल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2014 को इस पहल को स्टार्ट किया गया था, जिसके हम देखते हैं 10 वर्ष पूरे होते हैं सितंबर 2024 में। ये काफ़ी अखबार की सुर्खियों में रही थी और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगामी 70 बीपीएससी मेंस के लिए। इकोनॉमिक्स सेक्शन से आप जानते हैं करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब इकोनॉमिक्स की क्लासेज हम लोग बीपीएससी 70 मेंस को टारगेट करते हुए इस पूरे वीक में पढ़ेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आपके आगामी एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेक इन इंडिया पहल के सभी एक्सपेक्ट को हम कवर करेंगे। जैसा कि हम अपनी क्लासेस पढ़ते हैं, हर टॉपिक के सभी डायमेंशन को कवर करते हैं ताकि प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जाए, आप उसे आसानी से शानदार तरीके से लिख ले जाएं। मेक इन इंडिया पहल क्यों चर्चा में है और इसके बारे में देखेंगे, जो आपके टॉपिक का इंट्रो पार्ट होगा। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मेक इन इंडिया पहल के बारे में चर्चा कीजिए, और फिर मेक इन इंडिया पहल के अन्य पहलुओं के बारे में पूछा जा सकता है। तो वैसे में आपको मेक इन इंडिया पहल के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, जो इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। उसके बाद हम देखेंगे मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, मेक इन इंडिया पहल की क्या उपलब्धियां रही हैं पिछले 10 वर्षों में, क्या चुनौतियां क्या बाधाएं देखी गई हैं और उन बाधाओं के पीछे क्या कारण थे, उनको भी यहाँ डिस्कस करेंगे। आगे की राह क्या होनी चाहिए, यानी जो चुनौतियां मौजूद हैं मेक इन इंडिया पहल के समझ, अब उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए आपके क्या सुझाव हो सकते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो उन सुझावों के रूप में हम वे फॉरवर्ड देखेंगे और लास्ट में इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष। तो एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इस पूरे टॉपिक के सभी डायमेंशन को कवर करते हुए हम पढ़ेंगे। ये सभी क्लासेस 70 बीपीएससी मेन से डेडिकेटेड हमारी संकल्प बैच के थ्रू आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। एक नॉमिनल फीस है 499। 6306473800 हमारा नंबर है। इस नंबर पर कॉल मैसेज करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस बैच से जुड़ने पर आपको इन सभी क्लासेस का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, और जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं उस टॉपिक पर एक अभ्यास प्रश्न देकर आपकी आंसर राइटिंग भी करवाते हैं। इस बैच से जुड़ने का एक सिंपल प्रोसेस है। ये हमारा पेमेंट नंबर भी है। इस नंबर पर आप पेमेंट करके पेमेंट की स्क्रीनशॉट को इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे अपना नाम मेंशन करके, तो आपको इस बैच से जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा। बाकी अन्य जानकारी के लिए आप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पर। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्लासेस जो हैं आपको लगातार मिलते रहें, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो, आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से होती रहे। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप इन क्लासेस से जुड़ते हैं तो आपकी प्रिपरेशन में एक एडिशनल इंप्रूवमेंट जरूर हो, फाइनल सिलेक्शन और आपकी रैंक में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। चलिए शुरू करते हैं। मेक इन इंडिया पहल देखते हैं क्यों चर्चा में है। हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। मेक इन इंडिया पहल के उद्देश्य क्या थे? इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण का केंद्र बनाना। वोकल फॉर लोकल पहल, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कहा करते हैं, ये बेसिकली मेक इन इंडिया का ही एक मंत्र है। मेक इन इंडिया का जो उद्देश्य है वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण का केंद्र बनाना भारत को, इसके अंतर्गत कई टारगेट जो है रखे गए थे, जैसे भारतीय उद्योग की समृद्धि दर को बढ़ाकर 12 से 14% तक करना 2022 तक। ये 22 क्यों लिखा है? क्योंकि 2014 में जब इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था तब टारगेट रखा गया था 2022 तक औद्योगिक क्षेत्र में 100 मिलियन रोजगार के अवसर सृजित करना और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करना। हालांकि ये टारगेट अचीव नहीं हो पाए, जिसके कारण इन टारगेट्स के लिए संशोधित ईयर 2025 अब कर दिया गया है, यानी अब 2025 तक औद्योगिक क्षेत्र में 100 मिलियन रोजगार के अवसर को सृजित करना और भारत के जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य होगा। मेक इन इंडिया पहल के 4 पिलर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 पिलर्स आपको याद रखना है। पहला पिलर है नई प्रक्रियाएं। नई प्रक्रियाओं के अंतर्गत उद्यमियों को बढ़ावा देने हेतु ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को महत्वपूर्ण माना गया है। जो इसका सेकंड पिलर है वो है नई अवसंरचनाओं के सृजन हेतु विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बनाने के लिए औद्योगिक गलियारों और स्मार्ट शहरों के विकास को प्राथमिकता दी गई। मेक इन इंडिया पहल का जो तीसरा पिलर है वो है नए क्षेत्रक के संबंध में। इस पिलर के तहत रक्षा उत्पादन, बीमा, चिकित्सा उपकरण, विनिर्माण और रेलवे अवसंरचना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देना। और इसका जो चौथा पिलर है वो है नई मानसिकता का सृजन करना, ताकि भारत में उद्योगों को डेवलप किया जा सके। उसके लिए अब सरकार की भूमिका विनियामक की जगह पर कैसी होनी चाहिए? सुविधा प्रदाता के रूप में होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार जितना ज़्यादा रेगुलेट करती है उतना ही ज़्यादा क्या होता है, निजी निवेशक हतोत्साहित होते हैं और नवाचार में कहीं ना कहीं ये बाधा उत्पन्न करता है। तो मेक इन इंडिया पहल के 4 पिलर हैं। नई मानसिकता, जिसमें सरकार की भूमिका,
विनियामक के बदले सुविधा प्रदाता के रूप में तय की गई। नए क्षेत्रों में रक्षा उत्पादन, बीमा, चिकित्सा उपकरण, विनिर्माण और रेलवे अवसंरचना में प्रत्यक्ष विदेश निवेश की अनुमति। नई अवसंरचनाओं को डेवलप करना ताकि भारत में भी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को बनाया जा सके, उसके लिए औद्योगिक गलियारे और स्मार्ट शहरों के विकास को प्राथमिकता दी गई। नई प्रक्रियाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को महत्वपूर्ण माना गया। तो मेक इन इंडिया के ये 4 पिलर हैं: नई प्रक्रियाएं, नई अवसंरचनाएं, नए क्षेत्र, नई मानसिकता। मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2.0 शुरू किया गया था 2021 में, जिसमें 27 क्षेत्रक शामिल हैं। विनिर्माण और सेवा के प्रमुख क्षेत्र इसमें आते हैं जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं तथा वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका को ये मजबूत कर रहा है। इसे विभिन्न मंत्रालय, विभागों और राज्य सरकारों के तत्वावधान में लागू किया जा रहा है। तो मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाते हुए मेक इन इंडिया 2.0 भी 2021 में शुरू किया गया था। अब मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कौन सी प्रमुख पहलें हैं, क्या सरकार ने कदम उठाए हैं, उनको हम यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से, इस पूरे चार्ट के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा उठाए गए जो इंपॉर्टेंट कदम हैं, जो इंपॉर्टेंट पहल हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं तो उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना, जिसे 2020 में शुरू किया गया था। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PLI स्कीम भी कहते हैं। इस स्कीम के तहत भारत की निर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्र को हेतु 1.97 लाख करोड़ के साथ PLI योजना को शुरू किया गया था और इस उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के तहत लगभग अब तक 8 लाख नौकरियों का सृजन हो चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाती है। मेक इन इंडिया पहल को मजबूती प्रदान करने के लिए 2020 में इसे शुरू किया गया था। भारत की निर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्र को हेतु 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ। दूसरी स्कीम देखते हैं तो PM गतिशक्ति राष्ट्रीय प्लान 2021 में इसको शुरू किया गया था। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा तैयार करने हेतु, ताकि भारत का जो टारगेट है 2025 तक आत्मनिर्भर बनना और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को अचीव करना, उसको पूरा किया जा सके। PM गतिशक्ति राष्ट्रीय प्लान 2021 में इन टारगेटों को प्राप्त करने हेतु शुरू की गया था। मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए आप जानते हैं बदलते दौर में इंडस्ट्रियल जो 4.0 है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, ये बेसिकली पूरी तरीके से डिजिटलीकरण बेस होगी। तो डिजिटलीकरण को अगर बढ़ावा देना है और डिजिटलीकरण में अगर आत्मनिर्भर बनना है, वैश्विक नेतृत्व के रूप में भारत को उभरना है, तो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करना होगा और इसी दिशा में जो है एक स्थायी सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम का विकास हो भारत में, उसको बढ़ावा मिल सके। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को 2021 में मंजूरी भारत सरकार के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं लॉजिस्टिक नीति को लाया गया था, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 में, ताकि भारत की जो लॉजिस्टिक लागत है उसको कम किया जा सके। क्योंकि जब तक लॉजिस्टिक लागत जो है वो ज़्यादा होगी तब तक जो वस्तुएं बनाई जाएंगी भारत में वो महंगी होंगी, और जब वो महंगी होंगी तो वैश्विक स्तर पर वो अन्य देशों की वस्तुएं, खासकर जिसमें चाइना वगैरह अग्रणी है वस्तुओं के प्रोडक्शन में, तो उनसे वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। तो वैसे में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 भारत सरकार के द्वारा बनाई गई थी और इसका टारगेट क्या है, जो वर्तमान की जो लॉजिस्टिक लागत है 13 से 14%, उसको घटाकर 8 से 9% करना, जो अमेरिका जैसे विकसित देशों की है। और इसी संबंध में एक टारगेट भी यहाँ रखा गया है कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 के तहत भारत की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग को 2030 तक जो है शीर्ष 25 में लाना है, लॉजिस्टिक लागत को कम करके, और वर्तमान की लॉजिस्टिक लागत जो 13 से 14% तक है उसको घटाकर 8 से 9% तक करना, राइट। तो ये आपको याद रखना है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया गया था 2016 में, उद्यमियों की सहायता करने, एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने और भारत में रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने हेतु। और स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 2016 की अचीवमेंट ही है कि भारत वर्तमान में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है पूरे विश्व में। मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने हेतु कर सुधार हेतु GST को लागू किया गया था। 2017 में GST को लागू किया गया था और GST के लागू होने से देश की कर संरचना जो है एकीकृत हुई है। उसके अलावा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था, UPI प्रणाली। भारत का UPI डिजिटल भुगतान के मामले में विश्व में अग्रणी सिस्टम के रूप में उभर रहा है। और कुछ वर्तमान के अगर इसमें एग्जाम्पल जोड़ना चाहें तो हाल ही में सिंगापुर ने भारत के UPI सिस्टम को अपनाया है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम शुरू किया गया था और इसके तहत हाल ही में देखा गया है कि 12 औद्योगिक शहर जो है बनाए जाएंगे, जिसमें बिहार का गया भी शामिल है। तो इसे आप लोग जरूर लिखिएगा और लिखने के बाद इसे अंडरलाइन कीजिएगा।
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के कई सारे टारगेट हैं, जैसे 2025 तक विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 16% तक से बढ़ाकर 25% करना, जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का भी टारगेट है। 2030 तक $2 ट्रिलियन का निर्यात लक्ष्य जो रखा गया है उसको अचीव करने में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम। तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार के ये प्रमुख कार्यक्रम हैं, ये प्रमुख कदम उठाए गए हैं। अलग अलग स्कीमों के माध्यम से हमने इसको समझा, इसको पढ़ा। तो आप इन पहलों को, इन सभी स्कीमों को, कार्यक्रमों को आपको याद रखना है। उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना 2020, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय प्लान 2021 में से लाया गया था, सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम 2021 में, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 में, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 2016 में, कर सुधार हेतु जीएसटी 2017 में इसको लागू किया गया था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 2016 और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम। ये सभी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार के द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम हैं। अब हम आगे देखेंगे, 10 वर्ष हो गए हैं मेक इन इंडिया पहल के, तो इस दौरान जो है इसके क्या अचीवमेंट रहे हैं, उन अचीवमेंट को देखेंगे, क्या उपलब्धियां रही हैं मेक इन इंडिया पहल की। तो उपलब्धियों में सबसे पहले आप बता सकते हैं कि विनिर्माण क्षमता में वृद्धि हुई है, क्योंकि मेक इन इंडिया पहल का टारगेट यही है, विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना, भारत के निर्यात को बढ़ाकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, भारत में रोजगार के नए अवसर सृजित करना, ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। तो भारत की विनिर्माण क्षमता में वृद्धि के संबंध में इस पहल की अचीवमेंट देख सकते हैं। उदाहरण आप देंगे, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माता देश बन गया है, और ये 70 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे पूछा भी गया था। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माता देश बन गया है। इसने स्मार्टफोन आयात पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम कर दिया है। अब 90% मोबाइल देश में ही विनिर्मित होते हैं। इसके अलावा भी कई अचीवमेंट है विनिर्माण क्षमता के संदर्भ में। आप बता सकते हैं कि भारत प्रतिवर्ष 400 मिलियन खिलौने बना रहा है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। 2014 में भारत नवीकरणीय ऊर्जा मात्र 76.38 गीगावाट का उत्पादन करता था, वहीं अब 2024 में बढ़कर ये 200 गीगावाट के टारगेट को पार कर गया है। 2024 में 203.1 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया है। तो ये आप सभी एग्जाम्पल डाटा फैक्ट के माध्यम से बता सकते हैं मेक इन इंडिया पहल की अचीवमेंट विनिर्माण क्षमता के वृद्धि के संबंध में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माता देश बन गया है भारत, चाइना के बाद। स्मार्टफोन आयात पर भारत की निर्भरता कम हो गई है। 90% मोबाइल अब देश में ही विनिर्मित होते हैं। इसके अलावा 400 मिलियन खिलौने प्रतिवर्ष भारत बना रहा है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। दूसरी अचीवमेंट बता सकते हैं मेक इन इंडिया पहल की कि अब व्यापारिक निर्यात में वृद्धि हुई है। 2024 में भारत से लगभग 437 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ है, जो वैश्विक व्यापार में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। भारत ने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्यात में भी वृद्धि की है। फॉर एग्जांपल, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल निर्यात में लगभग 27 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है, और ये वृद्धि जो है 2014 से 2024 के बीच, जो विगत ये 10 वर्ष हो गए हैं मेक इन इंडिया पहल के, उस बीच ये आपको वृद्धि देखने को मिली है। ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल निर्यात में लगभग 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है, और रक्षा निर्यात में देखा जाए तो 31 गुना की वृद्धि हुई है। भारत का जो रक्षा निर्यात है, जो डिफेंस सेक्टर है, वो लगातार मजबूत हो रहा है, और भारत अब आयात के साथ साथ जो है डिफेंस सेक्टर में प्रमुख निर्यातक के रूप में भी उभर रहा है। और उसका एग्जाम्पल अगर आप बिहार स्पेशल जोड़ के देखना चाहें तो दे सकते हैं। मेड इन बिहार जूते अब रूसी सेना के उपकरण के हिस्से हैं, यानी बिहार में जो जूते बनाए जा रहे हैं उन जूतों को जो है रूसी सेना जो है अपने सैन्य उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उसके अलावा हाल ही में आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भारत से जो है ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को निर्यात किया गया है, ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये सारे डाटा देकर आप बता सकते हैं व्यापारिक निर्यात में वृद्धि हुई है। उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्यात में भी वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल के निर्यात में लगभग 27 बिलियन डॉलर की वृद्धि, रक्षा निर्यात में 31 गुना की वृद्धि। मेड इंडिया बिहार के जूते अब रूसी सेना के उपकरण के हिस्से हैं, ये आप जरूर बताएंगे। भारत विश्व की लगभग 60% वैक्सीन का आपूर्ति करता है। नेक्स्ट देखें तो व्यवसाय सुगमता में सुधार हुआ है। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत जो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु, जैसे जीएसटी, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, जन विश्वास अधिनियम, ये सारे जो कदम उठाए गए हैं इन नीतिगत सुधारों की वजह से अब व्यवसाय करना थोड़ा आसान हो गया है। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कहती है कि 2014 में भारत की रैंकिंग थी 142वीं, जो घटकर 2020 में कितनी हो गई थी? 63वें स्थान पर आ गया था। 2020 इसलिए यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि
2020 के बाद में विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को लाना बंद कर दिया, राइट। तो इसलिए आपको ये रिपोर्ट के माध्यम से भारत की रैंकिंग बतानी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की 2014 में कितनी थी, 142, जो 2020 में घटकर कितनी हो गई थी, 63, राइट। और ये व्यवसाय सुगमता में हुए सुधार को दिखा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं तो एफडीआई में वृद्धि हुई है। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लगातार वृद्धि हुई है। 2014 से 2024 के बीच भारत ने रिकॉर्ड 667.41 बिलियन डॉलर का एफडीआई आकर्षित किया है। अनुसंधान एवं विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। अब उदाहरण के लिए 2015 से वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग में 42 स्थानों का सुधार हुआ है। वर्तमान में भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39वें स्थान पर है। तो ये सभी मेक इन इंडिया पहल की अचीवमेंट है। मेक इन इंडिया पहल के जो टारगेट है उनको अचीव करने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं, ये उसी की दिशा में देखे जा रहे सकारात्मक प्रभाव हैं, जिसमें भारत की विनिर्माण क्षमता में वृद्धि, व्यापारिक निर्यात में वृद्धि, व्यवसाय सुगमता में सुधार, एफडीआई में वृद्धि, अनुसंधान विकास को प्राथमिकता देना और उसके साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित होना। इस पहल से विभिन्न क्षेत्रों में लाखों नौकरियां पैदा हुई हैं, जिनमें अकेले पीएलआई स्कीम यानी जो उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम 2020 में लाई गई थी, उस अकेले स्कीम के माध्यम से 8 लाख नई नौकरियां सृजित हुई हैं। उसी के साथ जो भारत का जो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम है, जिसे 2016 में लाया गया था, और उसकी अचीवमेंट ये है कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, जिसके कारण लगभग 15.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा हुई हैं भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के कारण। तो नए रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है मेक इन इंडिया पहल के तहत, जो इसकी एक अचीवमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं संधाड़ी विकास की ओर जो उठाया गया कदम है, जिसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का। 2023 में इस मिशन को लाया गया था और इस मिशन के तहत कुछ टारगेट रखे गए हैं 2030 तक, जिन्हें अचीव करना है। इन टारगेट में से शामिल है 8 लाख करोड़ से अधिक का निवेश प्राप्त करना, 6 लाख से अधिक रोजगारों को सृजित करना, और इसके अलावा इससे प्राकृतिक गैस और अमोनिया के आयात पर निर्भरता कम होगी, तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की भी बचत होगी। तो मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत ये सारे अचीवमेंट आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे मेक इन इंडिया कार्यक्रम में कुछ कमियां भी रही हैं, कुछ चुनौतियां भी रही हैं, जिसके कारण मेक इन इंडिया पहल की सार्थकता जो है पूर्ण नहीं हुई है। तो उसके पीछे क्या कारक जिम्मेदार हैं वो देखेंगे, और सबसे पहले हम चुनौतियां देख लेते हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम के समक्ष कौन सी देखी जाती हैं। पहली चुनौती है धीमी विकास दर, और ये धीमी विकास दर के लिए आप एग्जाम्पल बता सकते हैं। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र की सकल मूल्यवर्धन विकास दर 2001 से 2012 के दौरान 8.1% थी, जो घटकर 2012 से 23 के बीच 5.5% हो गई है। तो धीमी विकास दर मेक इन इंडिया कार्यक्रम समक्ष एक बड़ी चुनौती है। उसके बाद जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी वो भी कम है। पिछले 3 दशकों में इस क्षेत्र की जीडीपी हिस्सेदारी 17 से 18% तक स्थिर रही थी। हालांकि कुछ सकारात्मक परिवर्तन के कारण नवीनतम जीडीपी श्रृंखला में थोड़ा अधिक है, किंतु अभी भी जो 25% का टारगेट रखा गया है संशोधित 2025 तक मेक इन इंडिया पहल के तहत, वो अभी भी बहुत दूर है। तो पिछले 3 दशकों से जीडीपी की हिस्सेदारी विनिर्माण क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर देखते हैं। एक प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर आता है, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसमें विनिर्माण क्षेत्र आता है, और तीसरा टर्सरी सेक्टर। तो विनिर्माण क्षेत्र में वर्तमान में देखते हैं तो ये लगभग 20% के आसपास ही बना हुआ है, और पिछले 3 दशक में देखें तो ये उससे भी कम था, लगभग 17-18% के आसपास ये स्थिर था। कुछ सकारात्मक परिवर्तन किए गए हैं तो ये बढ़कर थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, ये 19-20% के आसपास अब देखने को मिलता है। लेकिन मेक इन इंडिया पहल का जो टारगेट है विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी में बढ़ाकर कितनी करनी है, 25% करनी है, वो अभी भी काफी दूर है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के समझ एक ये बड़ी चुनौती है। सीमित रोजगार का सृजन भी यहाँ एक बड़ी चुनौती हो जाती है। उत्पादन में वृद्धि रोजगार में वृद्धि से प्रतिबिंबित नहीं होती है। यानी मेक इन इंडिया पहल के तहत उत्पादन में तो वृद्धि हुई है, लेकिन इससे भारत के रोजगार में जो है कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आया है। रोजगार के सृजन में भारत में अभी भी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल NSSO नमूना सर्वेक्षणों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्रों में रोजगार 2011-12 में 12.6% जो था वो घटकर अब 2022-23 में 11.4% हो गया है। तो सीमित रोजगार सृजन एक बड़ी चुनौती है। निर्यात प्रदर्शन में भी गिरावट देखने को मिली है। जीडीपी हिस्से के रूप में भारत का निर्यात 2013-14 में 25.2% था, वो घटकर अब 2023-24 में 22.7% हो गया है। वैश्विक निर्यात में भारत का योगदान धीमी गति से बढ़ रहा है, और ये आप चार्ट बना सकते हैं। वैश्विक निर्यात में भारत के योगदान की धीमी गति 2005-6 में ये 1% था वैश्विक निर्यात में भारत का योगदान, फिर ये 1.6% हुआ 2015-16 में, फिर 2023-24 में ये 1.8% था,
और जो नया टारगेट रखा गया है 2030 में ये 2% रखा गया है। तो वैश्विक निर्यात में भारत की जो गति है वो बहुत ही धीमी रही है, बिल्कुल कछुए की चाल की तरह। तो निर्यात प्रदर्शन में ये गिरावट और वैश्विक निर्यात में भारत का योगदान का जो धीमी गति है, ये बड़ी चुनौती है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के समक्ष आप देख सकते हैं। निवेश दरों में भी गिरावट आई है। भारत की उत्पादकता अगर निवेश दर देखें तो उसमें कमी हुई है। 2008 के 39.1% के मुकाबले 2023 में ये केवल 32.2% रह गई है। तो निवेश दरों में भी गिरावट है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम समझ ये बाधाएं, ये चुनौती, ये चिंताएं आप देख सकते हैं। धीमी विकास दर, जीडीपी में निर्माण क्षेत्र में हिस्सेदारी की कमी, सीमित रोजगारों का सृजन, निर्यात प्रदर्शन में गिरावट, वैश्विक निर्यात में भारत की धीमी गति और निवेश दरों में गिरावट। अच्छा, ये जो बाधाएं हैं इसके पीछे क्या कारण हैं? तो मेक इन इंडिया की सफलता में बाधा डालने वाले जो कारक हैं, उन कारकों में एक सबसे इंपॉर्टेंट कारक हो जाता है भारत की आपूर्ति श्रृंखला और जो बुनियादी ढांचा है वो डैमेज है। अन्य विकसित देशों की तुलना में देखते हैं तो भारत का बुनियादी ढांचा एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है भारत के विकास में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राज्यों में ये और भी ज्यादा खराब है। विनियामक वातावरण में जटिलता है। यद्यपि सुधारों ने कुछ प्रक्रियाएं आसान की है जिससे व्यवसाय करना थोड़ा सा आसान हुआ है, लेकिन फिर भी अभी जो नौकरशाही बाधाएं हैं वो अभी भी व्याप्त हैं। नौकरशाही बाधाएं और अनुमोदन की जो देरी है वो कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में बनी हुई है, जिसके कारण भारत का जो विनिर्माण क्षेत्र है वो अभी भी हतोत्साहित है। और खासकर एमएसएमई सेक्टर की जो बाधा है ये बड़ी बाधा हो जाती है एमएसएमई सेक्टर के डेवलपमेंट में, नौकरशाही बाधा और अनुमोदन में देरी वगैरह। आयात पर निर्भरता भी इसका एक प्रमुख कारण हो जाता है। मेक इन इंडिया की सफलता की बाधा में कई महत्वपूर्ण घटक हैं, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालक जैसे उच्च तकनीकी वाले क्षेत्रों में जो भारत की निर्भरता है अभी, ये व्यापार असंतुलन को क्या करती है, बढ़ावा देती है और भारत को आत्मनिर्भर बनने से रोकती है। भारत की जो उच्च लॉजिस्टिक लागत है, भारत में जीडीपी का 13 से 14% खत्म होता है, वहीं अमेरिका जैसे विकसित देशों में ये मात्र 8 से 9% है। तो भारत की उच्च लॉजिस्टिक लागत ये भी क्या करती है, भारत को चीन जैसे देशों की वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने में ये रोकती है, हतोत्साहित करती है भारत की उच्च लॉजिस्टिक लागत। अनुसंधान और विकास में भी भारत के द्वारा अत्यंत कम खर्च किया जाता है। अमेरिका और चीन जैसे देश जो अपने कुल जीडीपी का 2 से 3% खत्म करते हैं, वहीं भारत अपने जीडीपी का 1% से भी कम, लगभग 0.7% के आसपास रिसर्च डेवलपमेंट में खत्म करता है। तो वैसे में नवाचार जो है कहीं ना कहीं उनमें कमी देखी जाती है। और उभरती हुई जो प्रौद्योगिकियां जो आर्थिक विकास की जो है गति तय करेंगी, वो भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगी, पीछे हो जाएंगी, अगर भारत रिसर्च डेवलपमेंट को नहीं बढ़ावा देता है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता है, इसके परिव्यय को नहीं बढ़ाता है। तो अन्य कारक देखते हैं इसकी असफलता में मेक इन इंडिया पहल के समक्ष जो देखी जाती है वो है विदेशी पूंजी और विदेशी बाजारों पर अत्यधिक निर्भरता। और इसका सीधा एग्जाम्पल इन दिनों देखा गया है कि जब मार्केट से एफआईआई जो है, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो बाहर जाने लगे तो भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो बिल्कुल एकदम से गिर गया था। तो विदेशी पूंजी और विदेशी बाजार पर अत्यधिक निर्भरता ये भी मेक इन इंडिया की सफलता की बाधा में प्रमुख कारक बना हुआ है। तो हमने यहाँ पर मेक इन इंडिया कार्यक्रम के समक्ष जो बाधाएं, चुनौतियां हैं उनको देखा और उन चुनौतियों के पीछे जो कारक जिम्मेदार हैं उनको भी यहाँ डिस्कस किया। अब आगे की राह क्या होनी चाहिए? तो आगे की राह में जो चुनौतियां हैं उन्हीं के दूर करने के संबंध में हमारे सुझाव होंगे, जैसे नवाचार और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना चाहिए, रिसर्च डेवलपमेंट पर अधिक परवय की आवश्यकता है, खासकर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में। नए विचारों और नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये चीन में अभी भी अनुपस्थित है। जैसे रसिया जहां पर अधिनायकवादी सत्ता है, वो अमेरिका से पीछे रहेगी, क्योंकि अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, जिसके कारण वहां पर नवाचार को जो है प्रोत्साहन मिला, नए विचारों को जो है एक्सेप्ट किया गया। और वैज्ञानिकवाद और उभरती प्रौद्योगिकी के दौर में ये जरूरी हो जाता है कि नए विचारों को प्रोत्साहन दिया जाए, तभी नवाचार जो है बढ़ता है और नई उभरती प्रौद्योगिकियों का विकास उन देशों में अच्छे से हो पाएगा। राइट। तो नए विचार और नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत के जो लोकतांत्रिक मूल्य है इनका लाभ उठाना चाहिए, जैसे अमेरिका ने उठाया है। अगला आप सुझाव दे सकते हैं, एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके लिए लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय प्रोत्साहन, आसान ऋण पहुंच और तकनीकी सहायता के माध्यम से लक्षित समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि
उन्हें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करने में मदद मिल सके। तो भारत में आप जानते हैं एमएसएमई सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, तो हमें एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर मेक इन इंडिया पहल के जो टारगेट हैं भारत को आत्मनिर्भर बनाना, 2025 तक 5 ट्रिलियन की डॉलर की अर्थव्यवस्था अगर हमें बनाना है, उस टारगेट को अचीवमेंट करना है, तो एमएसएमई सेक्टर का सशक्तिकरण अनिवार्य हो जाता है। क्षमता में सुधार करना होगा, जैसे उभरती हुई प्रौद्योगिकियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी नई तकनीकों को अपनाकर श्रम बल को तेजी से कौशल प्रदान करके और शिक्षा प्रणाली को मजबूत करके क्षमताओं में सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ यहाँ पर सुझाव आप दे सकते हैं, जैसे बुनियादी ढांचा को सुदृढ़ करना होगा भारत को, और उसके अलावा नौकरशाही जो पद्धति अभी भी बनी हुई है इसको अधिक लचीला और जवाबदेही बनाना चाहिए। उद्यमशीलता की भावना को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी नौकरी मांगना नहीं बल्कि नौकरियों को सृजित करना, ये टेम्परामेंट जो है भारत में पैदा करना होगा उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित करके। हरित विनिर्माण की तरफ ध्यान केंद्रित होगा, यानी सतत आर्थिक विकास पर ध्यान देना होगा। तो ये कुछ सुझाव आप दे सकते हैं वे फॉरवर्ड के रूप में मेक इन इंडिया पहल जो शुरू की गई है उसके टारगेट को अचीव करने के लिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु। अब हम लास्ट में इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष लिखेंगे। कुल मिलाकर मेक इन इंडिया पहल की 10वीं वर्षगांठ का परिदृश्य भारत के अपने विनिर्माण क्षेत्र को नई दिशा देने और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। तो एक भविष्य लक्ष्य सकारात्मक व्यू के साथ आपको निष्कर्ष लिखना होता है। तो आप बता सकते हैं कि मेक इन इंडिया पहल की जो 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है, इस 10वीं वर्षगांठ का परिदृश्य भारत के अपने विनिर्माण क्षेत्र को नई दिशा देने और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। राजनीतिक सुधारों, निवेश अनुकूल नीतियों और अवसंरचनाओं के विकास पर विशेष ध्यान देने के साथ ही इस पहल ने भारत की औद्योगिक क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है, और जो अभी चुनौतियां मौजूद हैं उनको अगर दूर किया जाए तो भारत की जो आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो मेक इन इंडिया पहल के हमने सभी डायमेंशन को एक एक करके कवर किया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक आप लोग पढ़िए, जहाँ है वहाँ सुरक्षित रहिए, लगातार जो है मेहनत करते रहिए। मेंस एग्जाम बहुत पास है अब। जिन भी बच्चों का 70 बीपीएससी मेंस है वो अब बिल्कुल भी किसी भी तरीके के भटकाव में ना रहें, अपनी तैयारी को धार देते रहें। जो क्लासेस दी जा रही है उनका मल्टीपल रिवीजन करते रहें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें, और आपका टारगेट होना चाहिए कि फरवरी तक जो है आप सिलेबस लगभग कवर कर लें। हमारा भी प्रयास होगा कि फरवरी तक जो है हम लगभग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको कवर करा दें, आपको पढ़ा दें, ताकि ओवरऑल जब मार्च स्टार्ट हो तो उस मार्च में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप रिवीजन पर फोकस करें और अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर। तो ठीक है, हम लोग अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। 70 बीपीएससी मेंस के लिए आप इस संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 6306473800 हमारा नंबर है, ये पेमेंट नंबर भी है। इस नंबर पर पेमेंट करके अपनी पेमेंट की स्क्रीनशॉट को इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। 499 एक नॉमिनल फीस है, आपको इस बैच से जोड़ दिया जाएगा, जहां आपको इन सभी क्लासेस का PDF एक्सेस मिल जाएगा। धन्यवाद।